हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रीजनिंग की कोचिंग पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें कि सभी चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा। और यह है एक ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग है। तो यह है आपको बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंग का ही मज़ा आएगा इसके अंदर। तो मैं रीजनिंग के सभी टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो जैसा कि फर्स्ट चैप्टर है अल्फ़ाबेट टेस्ट। अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर 26 अक्षर होते हैं। फर्स्ट जिनमें कि 5 स्वर होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर होते हैं। अब नेक्स्ट होगा कि आपको इन सभी की पैलेस वैल्यू याद होनी चाहिए। पैलेस वैल्यू मीन्स कि ए का पोजीशन कितनी है, बी की ई की पोजीशन कितना है। यानी ये ए 1 नंबर पे आता है, ई 5 पे आता है, आई 9 पे आता है। ठीक है, इसी तरह आपको ये पैलेस वैल्यू बिल्कुल कंटेस्ट याद होनी चाहिए। तो इनको याद करने के लिए आज मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ। उस ट्रिक्स को आप 1 से 2 बार रिवीजन कीजिए। इन सभी की तो पैलेस वैल्यू आपको हमेशा याद ही रहती है। इनके लिए कोई ट्रिक्स नहीं है, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग के नंबर है। आपको पता है 1 2 3 4 5, इनकी तो आपको याद होगी। ठीक है, अब इससे पहले अपन ये देख लेते हैं 5 के मल्टीपल्स के अंदर, जैसे कि ई, जो, टी, टी, ये 5 नंबर है जो कि 5 के मल्टीपल में इनका पैलेस वैल्यू है। यानी इसका 5 है, इसका 10 है, इसका 15 है, इसका 20 है और इसका 25 है। तो अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। जैसा कि है, आपको इन सभी की पैलेस वैल्यू बिल्कुल याद होनी चाहिए, जब ही आप अल्फाबेट टेस्ट काफी तेजी से कर पाओगे। ठीक है, तो इनके लिए ट्रिक्स ऐसे है कि ये एफ है, तो एफ मीन्स हो जाएगा 6, और 6 मीन्स क्या होता है 6। तो यानी एफ की पैलेस वैल्यू 6 है। अब ये है जी लिखा हुआ है। अब जी की आकृति इस तरह से बनाए अपन डॉट डॉट करके, तो इसमें यहाँ 7 दिख रहा है, इसका मतलब इसके पैलेस वैल्यू 7 है। अब एच को ऊपर से ऐसे बंद कर दे, तो क्या दिख रहा है आपको 8 दिख रहा है ना। तो ये इसकी पैलेस वैल्यू 8 हो गई। और आई
जब भी हमको कोई चीज आती है तो हम क्या बोलते हैं, आई नो। तो आई नो बोलते हैं ना, आई नो का मतलब हो गया 9। जे की वैल्यू तो इस वाले ट्रिक से आई गई है, ये आपको 5 के मल्टीपल्स वाली याद रखनी है। तो इसका तो हो गया जे का 10। ठीक है, अब K4 हो जाएगा क्रिकेट। अब क्रिकेट में खिलाड़ी कितने होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, तो इसका हो जाएगा 11। ठीक है, L4 होता है लंच। ठीक है, लंच कितने बजे होता है, 12 बजे, तो इसके पहले से वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है, और ये एम है ना, ये मिडिल नंबर होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि इसका कोड नंबर पहले से वैल्यू 13 होती है। ठीक है, एन का कुछ नहीं आता तो इसका हो जाता है 14। ठीक है, और ओ का इस वाली ट्रिक से आ ही गया है, ओ का 15। पी का हो जाएगा पर्सन नंबर 16। ठीक है, क्यू, क्यू को वैसे ही खतरा मानते हैं, और खतरा एक नंबर से 17 होता है। ठीक है, और 18 इसका इसलिए होगा कि जो आर वेंकट रमन थे, उन्होंने क्या किया था कि जो मतदान की जो उम्र थी वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। तो आर वेंकट रमन से याद रखना है आपका 18, जिन्होंने मतदाता की उम्र 21 से 18 की थी। ठीक है, एस का हो जाएगा सन सन 1900। ठीक है, सन 1900 होती है, तो उससे इसका कोड नंबर हो जाएगा 19। ठीक है, T4 यहाँ से भी आ रहा है 20, और 20 बिस्किट खाए आपने, तो वो ही 20 है इसका। T20 होता है ना, क्रिकेट भी होता है T20। ठीक है, अब युवा, युवा कितने साल के होते हैं, 21 साल के को युवा कहते हैं। ठीक है, और V4 विवाह, विवाह के बाद क्या होता है, हम दो हमारे दो, दो दो। ठीक है, W का हो जाएगा, यहाँ पे आप 1 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए। इसका मीन्स हो जाएगा कि W 23 नंबर पे आता है। X4 एक्सरा, एक्सरा कितने इंच का होता है, 24 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, Y का आपको ऐसे ही याद रखना है 25, और Z 26 पे होता ही है। तो इन सभी की पैलेस वैल्यू याद होनी चाहिए, इनको आप 1 से 2 बार दोहराइए तो आपको ये याद हो जाएगी। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इनके कोड क्या क्या होंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आप वैसे ही बताइए। ठीक है, तो बताइए आप, स्टार्टर एल का कोड कितना होगा, L for lunch time यानी 12, और जेड का, Z 26, के का, K cricket 11, एच का, H का H means 8। एच मीन जेड। ठीक है, तो आपको इसी तरह इनका रिवीजन करना है, जितना रिवीजन करोगे आपको उतने ही कंटेस्ट होते जाएंगे, तो आप उनको याद कीजिए। अब आप उनको लिख लीजिए। ठीक है, जैसा कि आपने प्रीवियस में देखा था कि हमने सभी अल्फ़ाबेट्स की पैलेस वैल्यू याद की थी, इसी तरह से जब सवाल आते हैं तो हमें उनके अपोजिट वर्ड्स भी याद होने चाहिए कि ए का अपोजिट में क्या आता है, बी के अपोजिट में क्या आता है, इसी तरह। तो इनको आज याद करने की ट्रिक्स भी देखेंगे और इनके अपोजिट जोड़े भी देखेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। विलोम अक्षर ज्ञात करना, अक्षर ज्ञात करना। ठीक है,
तो हमें सभी वर्ड्स के विलोम अक्षर याद होने चाहिए। ये क्या है कि जब सवाल करते हैं तो काफ़ी काम में आते हैं कि ए का अपोजिट कौन है, बी का अपोजिट कौन है, तो विलोम अक्षर याद करना। तो विलोम अक्षर वे अक्षर होते हैं जिनका योग करने पर योग 27 आता है। यानी ए का विलोम जेड होता है, तो इन दोनों के जब पहले इस वैल्यू को ऐड करेंगे तो उनका योग 27 आना चाहिए। तो लिखते हैं कि इन सभी का क्या लिखूं? अंग्रेजी वर्णमाला के दो अक्षरों के स्थानीय मान का योग 27 होना चाहिए। या अंग्रेजी वर्णमाला या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जिनका मान स्थानीय मान दोनों तरफ से समान हो। ए है, इसका विलोम जेड होता है, यानी इसका इधर से 1 नंबर है, इधर का इसका पहले से वैल्यू 26 है, तो इस तरफ से इसकी पहले नंबर का आता है, तो ये इस साइड से पहले नंबर का है। ये दोनों विलोम अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, तो अब अपन को ऐसे ए का तो पता है, ऐसे बी का, सी का, ऐसे सभी के पता होने चाहिए। ग्राफ कर लेते हैं। ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट बी होता है, एफ का अपोजिट जी का अपोजिट इसके बाद आई आर और जे का क्यू और आप सभी को इनके अपोजिट वर्ड्स याद होने चाहिए कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है,
ई का बी होता है, इसी तरह एफ का यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है, और एच का अपोजिट एस होता है, और आई का अपोजिट आर होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है, के का पी, एल का ओ, एम का एन। तो ये सब आपको याद होने चाहिए। तो इनको इस तरह से याद करेंगे। ए का तो जाएगा ए टू जेड, आपको इसके द्वारा याद रखना है ए टू जेड। डी का क्या होता है वाई, ठीक है। सी का हो जाएगा सिटी एक्स, ठीक है। अब डी का हो जाएगा दूध वाला। दूध वाला सभी के घर में आता है ना, वैसे जाएगा इसका दूध वाला, ठीक है। नेक्स्ट का याद आपको ई वी एस से याद रखना है। एस को आप नेगलेक्ट कर देना, बाकी इन दोनों को याद रख लेना, ओके। और इसको याद रखना है, जब भी आप कभी गिर जाते हो तो आप क्या बोलते हो, उफ। उफ की आवाज आती है ना, तो इसका हो जाएगा उफ, ठीक है। आप कपड़े वगैरह खरीदने के लिए कहाँ जाते हो, जीटी जाते हो, तो ये हो जाएगा जीटी। वैसे ये एक सड़क भी है जीटी, और जीटी मॉल भी है। एच और एस का हो जाएगा हनी सिंह। इनको तो आप सभी जानते होंगे, ये सिंगर है हनी सिंह, ठीक है। इसका हो जाएगा इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे। जेक्यू का हो जाएगा जयपुर क्वीन। जयपुर क्वीन क्यों। केपी का हो जाएगा कटप्पा। कटप्पा केपी का हो जाएगा कटप्पा। इसी तरह एल का याद रखना है लव से। ठीक है, लव का ये दो अक्षर तो हटा दो, ये अपने काम के नहीं है, सिर्फ एल ओ ही काम के हैं। और एम का हो जाएगा मन, हिंदी वाला मन, ठीक है, एम का है। तो इसी तरह से आपको इनका एक दो बार रिवीजन करना है, जिससे कि आपको ये काफी अच्छी तरह से याद जाएगी। और इनका यूज आगे आने वाले सवालों में अपन करेंगे कि इनका डायरेक्ट यूज किस तरह से करते हैं, किस तरह से ये यूज आते हैं, इनसे इनको अगर हमें याद होते हैं तो किस तरह से जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसा कि स्टूडेंट्स आपने पहले देखा था कि अपन ने प्लस वैल्यू याद की, उसके बाद अपोजिट वर्ड याद किए। अब टाइप 1 क्वेश्चंस देखेंगे, उस में उतने ही अक्षर हो जितने की वास्तविक रूप से अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अपन कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका इंग्लिश। ये कोई वर्ड है ई एन,
जी। इस वर्ड में चेक करना है आपको कि इसमें सापेक्ष जोड़ों की संख्या कितनी है। फर्स्ट वर्ड ई है, ठीक है। ई के बाद एफ आता है क्या? नहीं आता। ई के बाद ई एफ जी, यानी ये एक सापेक्ष जोड़ा मिल गया। अब वापस से शुरू करेंगे। ई एफ जी एच आई आई जे के, यानी फॉरवर्ड चले तो अपन को दो सापेक्ष जोड़े प्राप्त हुए, वो भी अकॉर्डिंग ई के अनुसार। अब अपन को एन के अनुसार देखना है। एन के बाद हो जाएगा एन ओ पी क्यू आर एस, इसके अकॉर्डिंग भी कोई जोड़ा नहीं है। अब जी के अनुसार देखेंगे। जी के बाद क्या आता है? एच आई, यानी एक जोड़ा ये है जी एच आई और जे, यानी अब देखेंगे एल के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। एल के बाद क्या होगा? एम एन ओ, इसका भी कोई जोड़ा नहीं है। अब देखेंगे आई, आई का क्या होगा? आई जे के, इसका भी कोई जोड़ा नहीं है। और इन दोनों का तो आपको दिख ही रहा है कोई जोड़ा नहीं। अब अपने फॉरवर्ड तो चेक कर लिया, अब आप बैकवर्ड की तरफ से चेक करेंगे। तो एच के बाद एच आई जे के एल एम एन, इसका भी कोई जोड़ा नहीं है। इस तरह से हम एस का चेक करेंगे। एस का देख रहे हो तो आप ये सभी एबीसीडी एस से पहले आने वाली है, तो इनके साथ कोई जोड़ा नहीं है। अब आई का देखेंगे। एबीसीडी जी एच आई जे के एल एम, इसका भी कोई जोड़ा नहीं है। अब एल को चेक करेंगे। एल के बाद क्या आता है? एम एन, यानी एक जोड़ा ये मिल गया, ठीक है। जी, अब जी को चेक करेंगे तो जी एच आई, और एन को चेक करेंगे तो एन के, अब ये इनका भी और कोई जोड़ा नहीं है। तो इस तरह से आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेक करना है। तो एक जोड़ा अपन को ये मिला है, एक दो तीन और चार, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें कुल सापेक्ष 4 जोड़े हैं। ई, जैसे अपन एबीसीडी में ई का नंबर कितना होता है? 5 होता है, और जी का 7 होता है। तो इनके बीच में कौन सा नंबर आता है? यानी एक ही संख्या तो आती है इनके बीच में, और वो एक संख्या है। कोई जरूरी नहीं है कि वो संख्या वो ही हो, संख्या कोई और हो सकती है, पर ये दोनों का जोड़े को सापेक्ष जोड़ा कहेंगे। इस तरह की डेफिनेशन होती है सापेक्ष जोड़े की। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल एलिफेंट। अब इसमें आपको चेक करके बताना है कि इसमें सापेक्ष जोड़े की संख्या कितनी है। तो फर्स्ट वर्ड लेंगे ई, ई के बाद पूरी एबीसीडी को आगे की ओर अपन बोलेंगे। तो ई एफ जी एच आई जे के एल, ई के अनुसार कोई सापेक्ष जोड़ा नहीं है। अब एल के साथ करेंगे। एल एम एन ओ पी क्यू आर, इसके अनुसार भी कोई सापेक्ष जोड़ा नहीं है। अब ई एफ जी एच आई जे, इसके अनुसार भी कोई सापेक्ष जोड़ा नहीं है। पी के बाद क्यू आर एस टी,
यानी एक सापेक्ष जोड़ा टी वाला अपन को मिल गया इसके साथ। ठीक है, अब एच को चेक करेंगे। एच को चेक करेंगे तो एच आई जे के इसके अनुसार भी नहीं है, ए बी सी एन के अनुसार। अब अपन ने देखा कि फॉरवर्ड तो अपन को एक ही सापेक्ष जोड़ा प्राप्त हुआ है। अब अपन बैकवर्ड की साइड से भी चेक करेंगे कि इसमें कितने सापेक्ष जोड़े हैं। तो पीछे की ओर टी है, टी के बाद में क्या आता है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जेड आ जाने पर वापस से अल्फ़ाबेट को स्टार्ट नहीं करेंगे। तो अब एन को चेक करेंगे। एन के बाद आएगा ओ पी क्यू आर एस टी। एन का भी कोई सापेक्ष जोड़ा नहीं है। अब ए का देखेंगे, ए बी सी डी ई एफ, इसका भी कोई सापेक्ष जोड़ा नहीं है। अब एच का देखें, एच आई जे के एल। पी का देखेंगे, पी क्यू आर एस ई। बाकी के भी चेक कर लेना आप। इसका एक ही सापेक्ष जोड़ा है, वो कि पी एच वाला। इसके सापेक्ष जोड़ों की संख्या एक हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ओ को नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें आपको काउंट करके बताना है कि इसमें कितने सापेक्ष जोड़े हैं। तो इसको चेक करने के लिए अपन इस तरह से देखेंगे। सी के बाद क्या आता है, डी ई एफ जी एच आई। सी के अनुसार कोई सापेक्ष जोड़ा नहीं है। इसी तरह ओ के अनुसार देखेंगे, ओ पी क्यू आर एस टी, यानी एक सापेक्ष जोड़ा अपन को ये मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट को चेक करेंगे। सी डी ई एफ जी, इसमें भी कोई नहीं है। अब ओ को चेक करेंगे, पी क्यू आर, इसके अनुसार भी नहीं है। अब एन को चेक करेंगे, एन ओ पी, इसके अनुसार भी नहीं है। यू यू के बाद भी नहीं है। अब अपन बैकवर्ड से चेक करेंगे कि इसमें कितने सापेक्ष जोड़े हैं। तो बैकवर्ड से चेक करेंगे तो टी के बाद में क्या आएगा, टी यू, एक सापेक्ष जोड़ा ये मिल गया, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और कोई नहीं। अब यू के अनुसार चेक करेंगे, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब एन को चेक करेंगे। अब एन के बाद ओ आ जाएगा, एक सापेक्ष जोड़ा ये हो गया। अब एन को वापस से चेक करेंगे, एन ओ पी क्यू आर, नहीं मिला। अब ओ को चेक करेंगे, ओ पी क्यू आर, इसमें भी नहीं मिला। सी के बाद डी ई, इसमें भी नहीं है। तो अपन ने देखा कि 1 2 एंड 3, इसमें टोटल 3 सापेक्ष जोड़े हैं। तो इसी तरह से सापेक्ष जोड़े ज्ञात करते हैं। आपको कोई भी वर्ड दिया हुआ होगा तो उसमें आपको सापेक्ष जोड़े ज्ञात करने होते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपको पहले तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर चेक करना है, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में चेक करना है, और उन सभी के जितने भी जोड़े आएंगे उनको एडिशन करके आपको बता देना है कि इसमें कितने सापेक्ष जोड़े होते हैं। तो अब मैं इसको रफ करता हूँ।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं सापेक्ष जोड़े का। फोर्थ एग्जांपल, ये एग्जांपल है। अब इसमें चेक करना है कि इसमें सापेक्ष जोड़ों की संख्या कितनी है। तो चेक करते हैं। ये फर्स्ट वर्ड है एक्स वाई जेड, यानी यहाँ पे क्या आ गया, जेड आ गया। अब जेड के बाद ए आ गया, तो क्या इसको सापेक्ष जोड़ा गिनेंगे या नहीं गिनेंगे? इसको सापेक्ष जोड़ा नहीं गिनेंगे। जब भी जेड आ जाता है तो आपको जेड के बाद में अगर ए आता है या उसके बाद बी आएगा, जैसे यहाँ बी आ गया, तो आपको जेड यहाँ आया है ना आपके, तो इसके बाद ए आ गया तो इसको आपको सापेक्ष जोड़ा नहीं गिनना है। ठीक है, तो ये सापेक्ष जोड़ा यानी यहां से आपने शुरू किया x, फिर y, फिर z, z के बाद ए आ गया, तो ये सापेक्ष जोड़ा नहीं होगा। अब नेक्स्ट को चेक करते हैं, m n o, इसके अनुसार भी कोई सापेक्ष जोड़ा नहीं है। अब p q, ये भी एक सापेक्ष जोड़ा नहीं है। अब बैकवर्ड साइड से चेक करेंगे कि a b c d, p q r, m के बाद n s, यानी इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड से एक भी सापेक्ष जोड़ा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अर्थात जब भी जेड आ जावे तो हम उसके बाद वाले सापेक्ष जोड़े को अमान्य मानते हैं। ठीक है, जब भी जेड आ जाए तो जेड के बाद ए नहीं आता, आपको ये ही याद रखना है। ठीक है, इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।